अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कानूनी शहादत आर्डर 1984 के हवाले से है। जो हमारा टॉपिक है वो दो टॉपिक हैं जो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड। आइडेंटिफिकेशन पीरियड या जो है हमारा और जो दूसरा टॉपिक है वो प्ली ऑफ एलिबाय ये डील कर रहे हैं आर्टिकल 22 से लेकर आर्टिकल 24 QSO। जो आइडेंटिफिकेशन पीरियड है वो आर्टिकल 22 के हवाले से है कि आइडेंटिफिकेशन पीरियड क्या है और ये कब कंडक्ट किया जाएगा और किन हालात में ये कंडक्ट किया जाएगा और इसकी सुपरविजन कौन करेगा और किस जगह पे ये कंडक्ट किया जाएगा। और ये इस लफ्ज़ से आपको क्या जो है अंदाज़ा हो रहा है कि ये किस चीज़ का पैराड है, किस चीज़ को पहचाना जा रहा है। और हम ये ही क्यों कहते हैं कि आर्टिकल 22 डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन पीरियड। तो इस हवाले से आज डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन पीरियड क्या है। बेसिकली अगर हम इसको इन सिंपल देखें कि आइडेंटिफिकेशन पीरियड क्या है, टू आइडेंटिफाई समवन और एनीथिंग, ऐसे किसी बंदे या किसी जो है थिंग को पहचाना जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, वहाँ डमीज़ खड़े कर दिए जाएं, उसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन पीरियड। कि ये आइडेंटिफिकेशन पीरियड के अगर स्टेचू वर्डिंग देखें तो ये क्या कह रहा है। इससे पहले मैं आपको अगर रिकॉल कराऊं कि आर्टिकल जो 18 था, आर्टिकल 18 ने क्या कहा था कि जो गवाही होगी फैक्ट एंड इशू के मुतालिक या जो है हमारा रेलेवेंट फैक्ट के हवाले से, आर्टिकल 18 ने तो ये बात की थी, नॉट अदरवाइज में जो इर्रेलेवेंट फैक्ट थे, इर्रेलेवेंट फैक्ट के हवाले से जो रिलेटेड नहीं थे फैक्ट एंड इशू से या रेलेवेंट फैक्ट से, उनके हवाले से गवाही नहीं आएगी। तो ये एक स्टेप आगे जा रहा है। फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन द फैक्ट एंड इशू आर रेलेवेंट फैक्ट, ऐसे फैक्ट जो ज़रूरी हो उनको एक्सप्लेन करना, इंट्रोड्यूस करना, कि रिलेवेंट फैक्ट को जो है उनमें इंट्रोड्यूस करने में आसानी पैदा हो। तो अगर इसका हेडिंग देखें तो ये क्या कह रहा है, फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन, फैक्ट्स नेसेसरी टू explain or introduce relevant fact. Introduce relevant fact. Relevant facts. Facts necessary to explain और इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट। रिलेवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए अगर हमें किसी और फैक्ट की ज़रूरत है, हम किसी और फैक्ट को जो है एक्सप्लेन करें और उसको इंट्रोड्यूस करें, जिनके नतीजे में अगर हमें रिलेवेंट फैक्ट पर अगर हम पहुंचते हैं और वो रिलेवेंट फैक्ट को जो है इंट्रोड्यूस करने में हमें मदद दे रहा है, तो वो भी हमारा जो है रिलेवेंट फैक्ट ही कंसीडर किया जाएगा और उसके हवाले से भी गवाही ली जाएगी। कि फैक्ट ऐसे फैक्ट जिन फैक्ट को एक्सप्लेन, जैसे कि अगर हमें डायरेक्ट हमारे पास रिलेवेंट फैक्ट भी नहीं है, फैक्ट एंड इशू भी नहीं है, ऐसे फैक्ट हैं जिनको इंट्रोड्यूस करना हमारे लिए लाजमी है कि रिलेवेंट फैक्ट को पहुंचने के लिए, रिलेवेंट फैक्ट के हवाले से बात करने के हवाले से। तो क्या है, फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट एंड इशू,
फैक्ट इन इशू को इंट्रोड्यूस करने के लिए या उनको एक्सप्लेन करने के लिए फैक्ट इन इशू की बात कर रहा है। उसके साथ क्या है, आर रिलेवेंट फैक्ट या रिलेवेंट फैक्ट को, रिलेवेंट फैक्ट आर व्हिच एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग, एस्टेब्लिश्ड द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग आर पर्सन। इसके लिए हम कहते हैं कि आर्टिकल 22 डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन पीरियड। उसके साथ ये 18 में हमने रिलेवेंट फैक्ट पढ़ा कि 18 ने इंट्रोड्यूस किया कि आगे जो डिक्लेयर्ड इस चैप्टर में, इस जो है हमारे चैप्टर में होंगे, या जो फैक्ट इन इशू के हवाले से गवाही होगी या रिलेवेंट फैक्ट के हवाले से होगी, या जो हमारे आगे डिक्लेयर्ड हैं, जो बताए गए हैं रिलेवेंट फैक्ट, उसके हवाले से 19 में रेस गेस्टाय का प्रिंसिपल हमने पढ़ा कि थिंग्स क्लोजली डन, अगर ऐसा कोई भी अमल हो रहा है उसके साथ ही साथ सो कनेक्टेड सेम ट्रांजैक्शन में ऐसा कोई क्राइम हो रहा है, तो आर्टिकल 9 ने उनको जो है रिलेवेंट फैक्ट कर दिया। उसके साथ आर्टिकल 20 था, 20 में भी जो है इफ़ेक्ट्स वगैरह जो हमने पढ़े थे कि किसी भी चीज़ के जो इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं, काज इफ़ेक्ट, तो उस हवाले से पढ़ा। आर्टिकल 21 में जो है ना 4 चीज़ों को जो है इन्होंने रेलेवेंट कर दिया, मोटिव, प्रिपरेशन, सब्सिक्वेंट कंडक्ट एंड प्रीवियस कंडक्ट। तो ये सारे हमारे रिलेवेंट फैक्ट में आ गए और ये एक स्टेप आगे जा रहा है कि हमें रिलेवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए या जो है फैक्ट इन इशू को इंट्रोड्यूस या एक्सप्लेन करने के लिए अगर हमें ज़रूरत पड़े किसी और फैक्ट को जो है बताने के लिए, तो फिर वो हम बताएंगे उसके हवाले से कि वो रिलेवेंट फैक्ट में फाल कर जाए। कि आर्टिकल 22 इसीलिए ही हम कहते हैं कि ये आइडेंटिफिकेशन पीरियड से ताल्लुक़ रखता है कि इस्टेब्लिश आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, एंड एनीथिंग आर पर्सन, किसी बंदे को या जो है किसी चीज़ को आप पहचानें, उसकी इस्टेब्लिशमेंट करें, उसको इस्टेब्लिश करें, तो उसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन पीरियड। अगर हम इसको एग्जांपल की तरह ले लें कि आइडेंटिफिकेशन कब ये जो है ज़रूरी है, आइडेंटिफिकेशन पीरियड ये स्ट्रेंजर ऑफेंडर के लिए होगा। किसके लिए होगा? स्ट्रेंजर ऑफेंडर। आप एक जो है सड़क पे जा रहे हैं, वहां से 2 बंदे आए, आपसे मोबाइल छीन के चले गए हैं। आप पहले से उन बंदों को नहीं जानते थे, या तो आपने पहले भी नहीं देखे, बाद में भी नहीं देखे, वो अननोन बंदे थे, आपने उनको नहीं पहचाना, मगर आपने इस हवाले से उनको देखा कि आप आके रपट दाखिल करवा रहे हैं थाने पे, वहां कह रहे हैं कि अगर वो हमारा बंदा हमारे सामने आ जाए तो हम उनको पहचान जाएंगे। अगर आपने एफआईआर करवा दी अननोन पर्सन पर कि आप उनको नहीं जानते, आपसे मोबाइल छीनी गई है, या आपसे आपके किसी बंदे को कत्ल किया गया है, या कोई बड़ा रॉबरी, डकैती या ऐसा कोई भी जुर्म हुआ है जिस हवाले से उस अक्यूज्ड को आप नहीं जानते, वो स्ट्रेंजर है। अगर आप जानते हैं तो आइडेंटिफिकेशन पीरियड करना ज़रूरी नहीं, वहाँ आइडेंटिफिकेशन पीरियड नहीं होगा। जहाँ आप अपने अक्यूज्ड को जानते हो या आपने पहले देखा या बाद में देखा, तो फिर आइडेंटिफिकेशन पीरियड नहीं होगा। आइडेंटिफिकेशन पीरियड में क्या होता है, डमीज खड़े कर देते हैं। डमीज बंदे ही होते हैं, इंसान होते हैं, ये 1 से लेकर 9 तक, या जो है 1 से लेकर 8 बंदे वहां खड़े कर दिए जाते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि एफआईआर अगर हो गया अननोन बंदों के ऊपर, तो फिर क्या होगा, फिर किसी भी बंदे को पुलिस ने लेके आया है किसी भी जुर्म में, तो कहीं रेड किया है, पुलिस ने रेड किया है, तो वहां वो बंदा आया है, तो अब इस बंदे को बुलाया गया है कि स्ट्रेंजर अफेंडर ने आपका जो कत्ल किया था या आपसे मोबाइल छीनी गई थी,
आपने जो एफआईआर करवाया है, आप आओ और इस बंदे को जानो, इसको पहचानो कि आपका मोबाइल भी इसी ने तो नहीं छीना था, आपके भाई या जो आपके साथ दोस्त था उसको इस बंदे ने तो कत्ल नहीं किया था। आप आओ, उसको पहचानो। तो फिर वो जैसे ही आते हैं तो ये मजिस्ट्रेट की प्रेजेंट में या ये आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होगा, ये मजिस्ट्रेट ही कंडक्ट करवाएगा और मजिस्ट्रेट के ही प्रेजेंट में जो है आइडेंटिफिकेशन परेड होगा। और वो जैसे ही बंदा कन्विक्टेड बंदा आया है, जो अग्रीव्ड पार्टी है वो आई है, तो फिर क्या होगा, वहां 1 से लेकर 9-10 बंदे वहां खड़े कर दिए जाएंगे। वहां एक जो बंदा आया है अक्यूज्ड, उसके साथ साथ 7 से 8 9 10 बंदे वहां उसके साथ खड़े कर दिए जाएंगे, उसी ही शक्ल के, उसी ही कद बुत के, उसी ही बॉडी के हवाले से जैसे उन्होंने जो कन्विक्ट ने बताया था कि उसके कलर कैसा था, वो मोटा था, पतला था, या वो जो है हाइट में बड़ा था, तो उसी ही तरीके के ऐसे बंदे वहां डमीज खड़ी कर दी जाएंगी। जो बंदे पे एतमाद होगा कि वो उसी रात या उस दिन वो इस ऑफिस में था, उसकी वहां प्रेजेंट थी, तो उधर डमीज खड़े करके उधर मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में उसको कंडक्ट किया जाएगा। अक्यूज्ड को कहा जाएगा, उसको सॉरी कन्विक्टेड या अग्रीव्ड पार्टी को कहा जाएगा कि अब आप बताओ कि इनमें से वो कौन था जिन्होंने आपका मोबाइल या आपके दोस्त या भाई का कत्ल किया है, जो आपने अननोन एफआईआर कटवाई है, रपट कटवाई है। तो उस हवाले से वो बंदा अगर सही आइडेंटिफाई कर लेता है तो फिर वो नामजद हो जाता है। जैसे एफआईआर में किसी बंदे को नामजद करते हुए कोई ऐसा सज़ा नहीं मिलता, उसका ट्रायल का पूरा प्रोसीजर चलता है, प्रोसीजर के हवाले से जो वो बंदा कन्विक्टेड हो या अक्विड हो, ये ट्रायल पे जो है बेस करता है। तो इसी तरीके से उस बंदे को नामजद किया जाएगा कि पता चले कि वो कन्विक्टेड या अग्रीव्ड बंदा उस बंदे को जान रहा है या नहीं, तो उसको आइडेंटिफाई करेगा कि वो बंदा ये था या ये था, उधर डमीज खड़ी कर दी जाएंगी। तो इसी हवाले से हमने पर्सन की बात की, उस बंदे को पहचाना जाएगा, वो जो स्ट्रेंजर ऑफेंडर है। और थिंग की अगर बात की जाए तो एक बंदा आया थाने पे या उन्होंने डायरेक्ट कंप्लेंट कर दी, इसी हवाले से वो थाने पे गया, एफआईआर करवाया या डायरेक्ट कंप्लेंट की, पुलिस ने किसी बंदे को लेके आया। तो इसी हवाले से अगर किसी बंदे की चोरी हो जा रही है, मोबाइल उसका छीना जा रहा है, तो मोबाइल के हवाले से अब वो पुलिस वाले कहीं रेड कर किया या किसी बंदे को पकड़ा 10-12 मोबाइलों के साथ, जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उनके साथ, तो उन्होंने जो रपट कटवाई या कंप्लेंट की या ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन या कोर्ट में दी कि ये मेरा मोबाइल आईफोन था या मेरा मोबाइल सैमसंग था या इन्फिनिक्स था, किसी भी कंपनी का वो बता के चला जा रहा है, और उसी ही कंपनी के 10 से 12 मोबाइल रिकवर हो रहे हैं और वो ला के उधर जो है थाने पे ला रहे हैं या जो है मजिस्ट्रेट को दिए जा रहे हैं। वो मजिस्ट्रेट आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट करेगा, उसको बोलेगा कि भाई ये आप अभी बताओ कि आपका मोबाइल कौन सा है। वहाँ मोबाइल भी डमीज़ रखी जाएंगी, जैसे कि वहाँ के वो जो रिस्पेक्टेबल पर्सन्स हैं, पुलिस वाले हैं या उधर जो कैदी हैं, उनसे लेके कहाँ रखा जाएगा, तो वो भी आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये मोबाइल जो है इनका है, उनको ये पक्का मतलब पक्क है, उनको जो है कंफर्म है कि ये जो है हमने रिकवर नहीं किया है। और जो रिकवर नहीं किए गए हैं 7 से 8 वो मोबाइल रखे जाएंगे, और जो एक रिकवर किया गया है वो उधर साथ रख के उसको कहा जाएगा कि अभी आप आइडेंटिफाई करो कि आपका मोबाइल कौन सा है। ऐसा ना हो कि वो अपना मोबाइल छोड़ के और कोई मोबाइल ले ले। तो इसीलिए ही आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट किया जाता है, ये मजिस्ट्रेट के ही प्रेजेंस में कंडक्ट किया जाता है। तो अगर आप इसका फुल प्रोसीजर जानना चाहो तो ये हमारा हाई कोर्ट ऑर्डर वॉल्यूम 3 में जो है डिफाइन किया गया है कि आइडेंटिफिकेशन परेड किस हवाले से, किस मैनर में, कब और किस हवाले से कंडक्ट किया जाएगा। एक दो बातें तो हमने यहाँ देख ली।
तो ये मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंट में कंडक्ट किया जाएगा। ये जेल में, और ये जेल में कंडक्ट किया जाएगा, ये थाने में नहीं होगा, ये पुलिस वाले कंडक्ट नहीं करेंगे। उसके साथ ये है कि आइडेंटिफाई परेड तभी होगा जब स्ट्रेंजर अफेंडर हो, अक्यूज्ड जो हो उसको कोई जानता नहीं हो, और अगर एक या दो तीन अक्यूज्ड हैं तो उनके अलग अलग सेपरेट आइडेंटिफिकेशन परेड होगा। उसका साथ आइडेंटिफिकेशन, तीनों या चार बंदे हैं उनका साथ नहीं होगा। तो ये आइडेंटिफिकेशन परेड के हवाले से कुछ कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसके हवाले से केस लॉ लिखना चाहते हैं तो ये हम इसको देखते हैं कि हाँ, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग परेड आर टू इनेबल विटनेस टू आइडेंटिफाई पर्सन्स आर थिंग्स। उस विटनेस को इनेबल करना कि वो बंदे को पहचाने कि क्या वो ये था, ए था, बी था, सी था, या उसका जो चीज़ था वो कौन सा था, मोबाइल किस टाइप की थी, किस किस्म की थी और किस रकम की थी। तो उसको इनेबल करना कि वो आइडेंटिफाई करे which are involved in commission of offense and which not previously authority and involvement of such person or things। तो ये इसकी टाइमिंग क्या होगी? ये एज सुन एज पॉसिबल इसको आइडेंटिफिकेशन पीरियड को कंडक्ट किया जाए, क्योंकि जो इंसान है उसका जो मेमोरी है वो फेड हो सकती है, वो भूल सकता है कि बंदा ये था, चीज़ ये थी या और कोई था। तो इस हवाले से जितना भी टाइम हो, 10 से 12 दिन के बाद अगर आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट की जा रही है तो इसकी कोई ऐसी ख़ास वैल्यू नहीं रहेगी। ये जितना भी हो सके अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में इसको कंडक्ट किया जाएगा, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। तो ये हाँ, इसका रिलेवेंट प्रोविजन तो 22 है। आइडेंटिफिकेशन पीरियड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंजर ऑफेंडर हु इज नॉट प्रीवियसली नोन टू द विटनेस। विटनेस को जानता नहीं हो, अगर वो जानता है तो एफआईआर में नाम ही देता, उसको नामजद एफआईआर में कर लेता। तो इसीलिए ये आइडेंटिफिकेशन, अगर टाइम की बात करें तो ये अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में जो उसका आइडेंटिफिकेशन पीरियड किया जाए। सुपरविजन की हमने बात की कि वो मजिस्ट्रेट के ही प्रेजेंस में और मजिस्ट्रेट के ही सुपरविजन में कंडक्ट किया जाएगा। उसके साथ प्लेस, जनरली ये जो है जेल में कंडक्ट किया जाता है, थाने पे ये कंडक्ट नहीं किया जाता है। इट इज़ कंडक्टेड जनरली इन जेल और सम अदर सिक्योर्ड प्लेस। ऐसा कोई सिक्योर्ड प्लेस है, महफूज जगह है, वहाँ भी ये आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट किया जा सकता है। कंप्लेनेंट investigating after beginning of identification period, investigating officer or any police officer who helps investigating officer should not have any access to identify witnesses। उसके साथ है complainant witness, if the complainant is himself a witness only then he can participate in the parade। अगर complainant आया है, कंप्लेन उन्होंने दर्ज किया है, तो फिर क्या होगा, वो कंप्लेनेंट ही ओनली विटनेस कंसीडर किया जाएगा, एक ही विटनेस होगा, उसको ही लाया जाएगा आइडेंटिफिकेशन पीरियड के हवाले से। इट इज़ नेसेसरी दैट विटनेस शुड बी ब्रॉट सेपरेटली फॉर द आइडेंटिफिकेशन पीरियड। अगर मोर देन वन अक्यूज्ड हैं तो ये ज़रूरी है कि उसको सेपरेटली उसका आइडेंटिफिकेशन पीरियड होना चाहिए। और डमीज फॉर वन अक्यूज्ड देयर शुड बी अ सीरियल ऑफ 1 to 9 डमीज होनी चाहिए। एविडेंट्री वैल्यू ऑफ आइडेंटिफिकेशन पीरियड के फॉलोइंग टू के एविडेंट्री वैल्यू की अगर हम बात करें कि आइडेंटिफिकेशन पीरियड की क्या वैल्यू है, आइडेंटिफिकेशन पीरियड को कोरोबोरेट किया जाएगा या अनकोरोबोरेट उसको जो है ना छोड़ा जाएगा। कोरोबोरेट क्या है कि उस चीज़ को किसी और चीज़ से तस्दीक किया जाए। अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट को किसी और स्टेटमेंट से तस्दीक किया जाए कि ये बात जो पिछले बताई गई है वो सिमिलर हैं, मिलते जुलते हैं या नहीं। अगर मिलते जुलते हैं, सेम है, तो ये कोरोबोरेट हो गया। ये जो है हमारा आइडेंटिफिकेशन पीरियड, ये रूल ऑफ एविडेंस नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो ये क्या है, ये है हमारा रूल ऑफ प्रूडेंस।
मैंने आपको पहले भी कल परसों बताया कि रूल ऑफ प्रूडेंस क्या है। जो रूल कोर्ट सेट कर दे उसके हवाले से जो कोई ऐसी वर्डिक्ट आ जाए, ऐसा कोई रूल जो कोर्ट सेट कर दे, रूल सेट बाय कोर्ट्स, ऐसे रूल्स जो कोर्ट सेट कर दे और उसके हवाले से ऐसी कोई वर्डिक्ट पास हो जाए, ऐसी कोई जजमेंट या प्रेसिडेंट पास हो जाए, तो वो रूल ऑफ प्रूडेंस बन जाता है कि वो कोर्ट के जो है प्रैक्टिस है उससे अडॉप्ट किया जाता है। वो लॉ में नहीं होता, लॉ में उसकी जो है इतनी वैल्यू नहीं होती, वो उसको जो है कोर्ट के प्रैक्टिस से लाया जाता है प्रोसीडिंग के हवाले से, तो फिर उसको कहते हैं रूल ऑफ प्रूडेंस। जो रूल कोर्ट सेट कर दे उसके हवाले से जो वर्डिक्ट पास हो जाए तो वो रूल ऑफ प्रूडेंस बन जाएगा। तो ये था हमारा आइडेंटिफिकेशन पीरियड के हवाले से। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन पीरियड के हवाले से अगर ऐसी कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है हमारा, हाँ, तो यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है। मैं आपको बता रहा था कि इधर एक प्रेसिडेंट है PRD 1958 सुप्रीम कोर्ट, इट वाज ऑब्जर्व दैट identification lineup held by police is practically valueless if no magistrate is called to supervise proceeding. The statement of identifying the witness that he had identified the accused at parade is not a hearsay and such a statement is admissible in evidence. तो PLD 1958 पेज 1 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 1। यहाँ जो है क्या हेड किया गया है, यहाँ क्या बताया गया है कि अगर पुलिस की प्रेजेंस में अगर ये पुलिस कंडक्ट कर रही है, मजिस्ट्रेट की सुपरविजन में नहीं हो रहा, तो ये प्रैक्टिकली क्या होगा, वैल्यूलेस होगा। आइडेंटिफिकेशन पीरियड क्या होगा, वैल्यूलेस होगा। उसकी ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, ऐसी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट PLD 1958 सुप्रीम कोर्ट पेज 1 के हवाले से कि it was observed that an identification lineup held by police is practically valueless if no magistrate is called supervise proceeding। अगर वो उस प्रोसीडिंग को सुपरवाइज नहीं कर रहा है मैजिस्ट्रेट, अगर ये पुलिस कंडक्ट कर रही है तो वैल्यूलेस होगा इस जो है जजमेंट के हवाले से। उसके साथ हमारा है 53, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन पीरियड के हवाले से था। और 53 में है थिंग्स सेड आर डन बाय द कंस्पायरेटर इज रिलेवेंट फैक्ट। क्या कह रहा है, थिंग्स सेड जो कही गई चीजें, थिंग्स सेड आर डन, थिंग्स सेड आर डन बाय कंस्पायरेटर in common design, in reference to common design, refers to common design। कि जो थिंग्स, जो चीजें कही गई, जो सेड, जो स्पोकन है, जो कही गई हैं, जो चीजें कही गई हैं कमीशन ऑफ क्राइम के हवाले से, जो डन, जो चीजें की गई हैं बाय द कंस्पायरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन अंडर आर्टिकल 23 आर्टिकल के हवाले से, अगर जो आप कोई चीज कहते हैं या जो करते हैं इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन, कोई भी आपको ऑफेंस या क्राइम करना है जिस हवाले से आपकी कॉमन इंटेंशन है, जो बातें कही जाती हैं, जो की जाती हैं, वो भी हमारे रिलेवेंट फैक्ट में आ रहे हैं, उनके हवाले से भी गवाही हो सकती है। यहाँ एक मिसाल दिया गया है वेजिंग अ वार के हवाले से। एक बंदा है वो यूके में जो है क्या कर रहा है,
फंड रेजिंग कर रहा है। किस हवाले से? कि पाकिस्तान के खिलाफ वेजिंग ऑफ वार किया जाएगा, और एक बंदा अफगानिस्तान में बैठा है, वो वहाँ वेपन्स ले रहा है। और वेपन्स क्यों ले रहा है? कि हम जो है पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई करेंगे, और वहाँ वो फंड रेजिंग क्यों कर रहा है? कि हम वेपन्स लेंगे, और एक बंदा पाकिस्तान में बैठ के उनका हेल्प कर रहा है। इस हवाले से ऐसी कोई बात कर रहा है, कॉमन डिज़ाइन बना रहे हैं कि हमें क्या करना है। ये सब लोग जो है, सब लोगों के हवाले से जो बातें कही गई, जो अफगानिस्तान में बैठ के कर रहा है, या उन्होंने वेपन्स लिए हैं, थिंग्स से डन किए हैं, ऐसे कोई चीज़ें डन किए हैं, किस लिए? कॉमन डिज़ाइन, इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन। या जो है कोई बात कह रहा है कि हम ये करेंगे, या जो हथियार लिए गए हैं, तो ये हमारे वेजिंग ऑफ वार के हवाले से आपको पता होगा कि पीपीसी का सेक्शन है वेजिंग ऑफ वार के हवाले से, कि अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये इंटेंशन कर रहे हैं कि हम वेजिंग ऑफ वार करेंगे, या आपने किया, ये सारे अफेंसेस हैं, इनकी इक्वल पनिशमेंट होगी। तो इसी हवाले से जो थिंग्स सेड, ऐसे कोई चीज़ें कहे गई हैं, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई करूँगा, तो ये जुर्म है, इसके हवाले से गवाही ली जा सकती है। या एक बंदा हथियार ले रहा है कि मैं वेजिंग ऑफ वार पाकिस्तान के खिलाफ करूँगा, या एक बंदा है जो फंड रेजिंग कर रहा है, या कलेक्शन ऑफ मनी कर रहा है कि हम वेपन्स ले लें, तो इस हवाले से जो कुछ ले रहा है, डन किया है, जो स्पोकन बात की गई है, किसी भी हवाले से किसी एक ऑफेंस को करने के लिए कॉमन डिज़ाइन में, कॉमन इंटेंशन में, तो वो भी हमारी रिलेवेंट फैक्ट में आएगा। वो रिलेवेंट जो है उसके हवाले से भी गवाही होगी। कह रहा है कि वेयर देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट टू और मोर पर्सन्स हैव कंस्पायर्ड टुगेदर टू कमिट एन ऑफेंस और एन एक्शनेबल रॉन्ग, एनीथिंग सेड और डन और रिटन, said, done or written, said, done or written by any one of such persons in reference to their common intention। कॉमन इंटेंशन में क्या है उनका? ये बात कह रहे हैं, कर रहे हैं, या लिख रहे हैं। आफ्टर द टाइम व्हेन such intention was first entertained by one of them is relevant as against each of person believed to be so conspiring, as well as for the purpose of proving the existence of conspiracy, as for the purpose showing that any such person was a party to it। तो ये हमारा आर्टिकल 23 था। जो बात कही जाती है, जो की जाती है, किसी कॉमन इंटेंशन के हवाले से, हमने मिसाल ली वेजिंग ऑफ वार के हवाले से, एक बंदा कह रहा है, एक प्रिपरेशन कर रहा है, उस हवाले से ले रहा है, फंड रेजिंग कर रहा है, ये सारे कॉमन डिज़ाइन को ही एक ही इंटेंशन में कोई ऐसा ऑफेंस करने जा रहे हैं, तो ये हमारा इसी हवाले से है जो एग्जाम्पल इधर दिया गया है। और उसके साथ हमारा है जो नेक्स्ट आर्टिकल, वो 24 है, जो प्ले ऑफ एलिबाई के हवाले से है। प्ले ऑफ एलिबाई, प्ले ऑफ एलिबाई अंडर आर्टिकल 24 क्लास 2 है इसकी जो क्लास 2 है, और क्लास 1 इसके हवाले से नहीं है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्ले ऑफ एलिबाई किस आर्टिकल में डील कर रहा है और किस हवाले ये कहाँ है, तो ये हम कहेंगे कि आर्टिकल 24 क्लास 2 में जो है इसकी एक्सप्लेनेशन है। प्ले एलिबाई एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब है एल्सवेयर, एल्सवेयर, एल्सवेयर के इसको अगर हम एग्जाम्पल की तरह ले लें, ए क्या कर रहा है? ए का मर्डर हुआ है। क्या हुआ है? ए का मर्डर हुआ है, और ये बी के ऊपर जो इल्ज़ाम है कि ए का मर्डर बी ने किया है। बी के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि ए का मर्डर बी ने किया है। तो जो बी है ये पेशावर में है, और इसका मर्डर कराची में हुआ है। इसका मर्डर क्या हुआ है? कराची में हुआ है। तो ये एक प्ली ले रहा है,
ये एक ग्राउंड ले रहा है कि भाई जब ए का मर्डर हुआ तो मैं उस टाइम क्या था, पेशावर में था। मर्डर कराची में हो रहा है, बी पर इल्ज़ाम है कि बी ने ए को मारा है, मगर बी कह रहा है कि मैं जब ऑफेंस हुआ कि मैं उस टाइम पेशावर में था, तो मैं पेशावर में होते हुए ये मर्डर कैसे कर सकता हूँ। तो ये प्ली ले रहा है कि ऐसा कोई जब ऑफेंस हो गया हो, उस ऑफेंस का ये प्ली लिया जाए कि ही वाज एब्सेंट फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम एंड ही वाज प्रेजेंट एल्सवेयर। कह रहा है कि ही वाज एब्सेंट फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम he was present elsewhere। जब क्राइम हुआ, जब मर्डर हुआ, तो बी पेशावर में था, तो ए का जो नामजद है वो बी है। तो बी का ये प्ली है कि मैं उस वक्त जब क्राइम हो रहा है तो मैं उस टाइम कहाँ था, मैं पेशावर में हूँ। तो मैं पेशावर में होते हुए जो है कराची में कैसे ऑफेंस ये कर सकता है। तो यहाँ एक बात आती है कि व्हेन इररिलेवेंट फैक्ट बिकम रिलेवेंट। ये कह रहा है कि अगर हम इसकी क्लास 1 को देख के इसको देखते हैं, एग्जाम्पल मेरे ख्याल में आपको समझ में आया होगा कि व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट। ऐसे फैक्ट जो रिलेवेंट ना हो मगर वो रिलेवेंट बन जाए। कैसे रिलेवेंट ना हो, कि ए से पूछा जा रहा है कि आपने भी ए का कत्ल किया। ए कह रहा है कि मैं कराची में था। इस ऑफेंस के होने या ना होने पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है कि अगर ये उधर था तो ये ऑफेंस कैसे हुआ। या एक और बात है, होल टाइम, कवरिंग द होल टाइम। कैसे कवरिंग द होल टाइम? अगर यहाँ 5 PM पे इसका मर्डर हो रहा है तो ये 5 PM पे कहाँ था, पेशावर में था। अगर हम कहें कि ये 5 पे नहीं था, ये 7 PM पे था, तो 2 घंटे का फासला हो रहा है कि क्या 2 घंटे में बी जो है कराची से पेशावर जा सकता है। और कैसे जा सकता है? जा भी सकता है, एरोप्लेन के हवाले से कोई जो है बाय एयर चला गया है। तो अगर वो बाय एयर गया है तो उस टाइम देखा जाएगा कि ऐसा कोई एयर सर्विस था, नहीं था। अगर था तो क्या ये बंदा गया, इसका टिकट था या नहीं था, तो ये इंक्वायरी की जाएगी, ये इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। तो इस हवाले से कि ये है तो इररिलेवेंट फैक्ट, ये बोल रहा है कि मैं था ही नहीं, तो इस मर्डर का होने या ना होने पे इफेक्ट पड़ रहा है, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस हो रही है। तो अब क्या होगा, अब व्हेन इररिलेवेंट फैक्ट बिकम रिलेवेंट। इररिलेवेंट फैक्ट कब रिलेवेंट बनेगा? तो ये प्ली ऑफ एलिबाई में जब ये प्रूव हो जाता है कि पेशावर में है तो इररिलेवेंट फैक्ट बिकम रिलेवेंट हो रहा है। पहले हमें इसको रिलेवेंट करना है, क्योंकि हमने कहा था और आर्टिकल 18 ने डिक्लेयर किया था कि जो गवाही होगी वो फैक्ट इन इशू रिलेवेंट फैक्ट के हवाले से होगी और इररिलेवेंट फैक्ट नॉट अदरवाइज। इट मीन्स के इररिलेवेंट फैक्ट के हवाले से गवाही नहीं होगी। तो ये अब रिलेवेंट फैक्ट है। इररिलेवेंट फैक्ट बिकम रिलेवेंट व्हेन इररिलेवेंट फैक्ट बिकम रिलेवेंट। अगर ये साबित हो रहा है कि ये बंदा वाकई पेशावर में था, तो ये था तो इररिलेवेंट, मगर रिलेवेंट हो रहा है, इसके मर्डर के होने या ना होने पे फर्क पड़ रहा है, तो ये रिलेवेंट होगा। अब जब ये रिलेवेंट हुआ है तो अब गवाही इसके ऊपर होगी। कि अब ये इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर
जो एक बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि प्रोसिक्यूशन हमेशा जो है बर्डन ऑफ प्रूफ को ही, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन पे होगा। इट डजेंट मीन कि वो प्रोसिक्यूशन डिस्चार्ज हो गया है बर्डन ऑफ प्रूफ पे, और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है बी पे है कि बी जो है अब प्रूव करेगा कि मैं पेशावर में था। तो पहले तो ये प्रोसिक्यूशन ये प्रूव करेगा कि ये इसने कत्ल किया, उसके बाद बी ये प्ली ले रहा है कि मैं जो है कराची में पेशावर में था, और ये बर्डन ऑफ जो प्रूफ है ये ओनस ऑफ प्रूफ हो जाएगा। ये ट्रांसफर बाद में हो जाएगा, कहाँ? ओनस मीन्स टू ट्रांसफर हो जाए वन पर्सन टू एन अदर पर्सन, कि अब ये प्रूफ करेगा कि ये वाकई पेशावर में था। तो वो जो बर्डन ऑफ प्रूफ का चैप्टर है वो आगे है, हम उसको डिटेल देखेंगे। आपको अगर यहाँ समझ में नहीं आ रही है तो आप ये बात को टेंशन ना ले लें। अगर आपको इतना समझ में आया है कि यहाँ प्ली ऑफ एलिबाई क्या है, प्ली ऑफ एलिबाई ये है कि एक बंदा एक प्ली ले रहा है, एक ग्राउंड है उसके पास, ये कह रहा है कि जब क्राइम हुआ, जब ये मर्डर हुआ, तो मैं उस मर्डर के टाइम या जो उस मर्डर के क्राइम के होल कवरिंग के टाइम के हवाले से मैं या एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकता, तो मैं यहाँ मौजूद नहीं था, ये मैं प्ली ले रहा हूँ। लैटिन वर्ड है एलिबाई, मीन्स एल्सवेयर। आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम, आई वॉज प्रेजेंट एल्सवेयर, मैं किसी और जगह पे था जब ये क्राइम हुआ। तो ये हमारा है प्ली ऑफ एलिबाई। और तो ये होल कवरिंग द होल टाइम ये आपको नहीं भूलना है। उसके साथ ओनस ऑफ प्रूफ की बात कर रहे थे, तो ये आगे हम डिटेल में देखेंगे कि पहले तो प्रोसिक्यूशन ने प्रूव करना होता है किसी भी मैटर को क्रिमिनल लेवल पे। ये क्रिमिनल केसेस में ही जो है प्ली ऑफ एलिबाई रेज किया जा सकता है। ये अक्यूज्ड ही जो है प्ली ऑफ एलिबाई लेता है, अक्यूज्ड। ये प्ली ऑफ एलिबाई के हवाले से था। और अगर इसकी इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद फैक्ट एंड इशू आर रेलेवेंट फैक्ट, if by themselves or connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact and issue or relevant fact highly probable or improbable। ये यहाँ यही जो illustration में दी गई है कि the question is whether A committed a crime at Peshawar on certain day, the fact that on that day A was at Lahore। तो यहाँ लाहौर का एग्जाम्पल दिया गया है कि वो लाहौर में था। तो अब क्या है, हमने कराची और पेशावर का एग्जाम्पल लिया है। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ जो है ख़त्म हो रहा है। तो इस हवाले से अगर आपको ऐसा कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।